कतर की राजधानी, जहां अचानक से आग भड़क उठी। लेकिन यह आग किसी बम धमाके या फिर मिसाइल से नहीं, बल्कि इस्राएली हमले की गूंज से उठी है। इस्राएल ने दावा किया कि उसने हमास नेताओं को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले ने अरब दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया। जिस दोहा को अक्सर मध्यस्थता और संवाद की राजधानी कहा जाता था, आज वही इस्राएली गोलों की जद में आ गई। इस घटना के बाद मुस्लिम देशों के संगठन ने दोहा में आपात बैठक बुला ली। करीब 5 दर्जन इस्लामी देशों के नेता और प्रतिनिधि यहां जुटे। हर किसी के पास एक ही शब्द था, निंदा। इस्राएल पर कड़ी फटकार, कूटनीति के नियमों को रौंद दिया गया, वार्ताकारों को मारना, मध्यस्थों पर हमला करना इतिहास में बहुत दुर्लभ है। यह स्वर हर टेबल पर गूंज रहे थे। लेकिन इस बैठक की सबसे चौंकाने वाली एंट्री रही सीरिया के नए राष्ट्रपति अबू मोहम्मद जुलानी की। वही जुलानी जिसने हाल ही में तख्ता पलटकर सीरिया की सत्ता संभाली है। मंच पर जैसे ही उन्होंने माइक थामा, माहौल और भारी हो गया। जुलानी ने कहा, कतर में होना सम्मान की बात है। गाजा पर हो रहे निरंतर हमले और पिछले 9 महीनों से सीरिया पर जारी बमबारी, यह इस्राएल की आक्रामकता की हद है। उम्मा की ताकत एकता में है, कमजोरी विभाजन में। खास बात यह है कि जुलानी ने पहली बार खुद को केवल सीरिया का नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा का प्रतिनिधि बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जब दिमाग की बुद्धिमत्ता और तलवार की धार एक साथ हो तो आत्मसम्मान जाग जाए, तो दुनिया की कोई ताकत अन्याय को टिकने नहीं देती। कतर में होना सम्मान है। गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं और पिछले 9 महीनों से सीरिया पर भी। हम कतर के साथ खड़े हैं इस क्रूर आक्रमण के खिलाफ। इतिहास में दुर्लभ है कि वार्ताकार मारा जाए और मध्यस्थ निशाना बने। अम्मा की ताकत एकता में है, कमजोरी विभाजन में। राष्ट्र एकजुट हो तो मजबूत, विभाजित तो कमजोर। एक शायर कहता है, जब बुद्धिमान हृदय और धारदार तलवारें एकत्र होती हैं और आत्मसम्मान जाग उठता है, तब अत्याचार मिट जाते हैं। सीरिया कतर के साथ है, वफादारी और न्याय के लिए। कतर के अमीर ने भी साफ कहा कि यह हमला केवल दोहा पर नहीं, बल्कि पूरी अरब अस्मिता पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो क्षेत्रीय स्थिरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहीं तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी साझा बयान जारी कर अमेरिका से मांग की कि वह इस्राएल पर लगाम लगाएं। बैठक में कई देशों ने आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने के प्रस्ताव भी दिए। तेल की सप्लाई सीमित करने जैसा कड़ा कदम उठाने तक की चर्चा हुई। मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों ने कहा कि अब यह केवल इस्राइल हमास का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि अरब एकता बना इस्राएली आक्रामकता की जंग बन चुका है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियां रही कि इस्राएल ने हमले के लिए गलत जगह चुनी। दोहा, जो दशकों से वार्ताओं और संघर्ष समाधान का केंद्र रहा। वहीं मिसाइल गिराना कई देशों को संदेश देता है कि इस्राएल अब किसी प्रकार की बातचीत को स्वीकार करने की मूड में तो नहीं है। बैठक के अंत में संयुक्त बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया, हम उम्मा के रूप में खड़े हैं। जो एक है वह मजबूत है और जो विभाजित है वह कमजोर है। यह बयान सीधे तौर पर मुस्लिम देशों को चेतावनी थी कि अगर वे साथ नहीं आए तो आने वाले वक्त में हर एक देश निशाना बन सकता है इस्राएल का। हूतियों के गढ़ में घुसे इस्राएली फाइटर जेट्स को तुरंत भागना पड़ा था। जी हां, 16 सितंबर की दरमियानी रात हूतियों के गढ़ यानी यमन में इस्राएल के करीब 2 दर्जन फाइटर प्लेन बमबारी के लिए घुस गए थे। हालांकि हूतियों के प्रवक्ता की तरफ से किए गए दावे के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ इस कदर इन फाइटर जेट्सों का पीछा किया, जिसकी बदौलत उन्हें वहां से भागना पड़ा। ये जानकारी हूतियों के वरिष्ठ प्रवक्ता यहसारी ने दी, लेकिन उसी समय इस्राएली लड़ाकू विमानों ने यमन के हुदैदा पोर्ट को निशाना बना लिया। इस्राएल ने यमन के हुदैदा पोर्ट पर भीषण बमबारी की है। बंदरगाह, जो हूती संगठन के लिए बेहद अहम माने जाते हैं, राख और मलबे में बदल गए। इस्राएल का कहना है कि यह पोर्ट हूतियों के सैन्य ठिकानों और ईरान से मिलने वाले हथियारों का जखीरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बमबारी के कुछ ही घंटों बाद हूतियों ने ऐसा जवाबी वार किया जिसने इस्राएल की राजधानी तेल अवीव तक में अफरा तफरी मचा दी। हूती संगठन ने दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी, जो सीधे इस्राएल की जमीन पर गिरी। इस हमले से पहले ही यरूशलेम में अचानक सायरन बजने लगे। रात के सन्नाटे में गूंजती इन चेतावनी आवाजों ने लोगों को खौफ में डाल दिया। कई लोग डर के मारे चारपाइयों के नीचे और बंकरों में छिपते नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ दिखा
यरूशलेम के स्काईलाइन पर सायरन गूंज रहे हैं और लोग घबराकर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। इसराइल की सेना का दावा है कि यमन से रॉकेट दागे गए, जिनमें से कई को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन कई शहरों में सायरन बजने लगी और लोगों को बंकरों में जाने की तस्वीरें इस पूरे तनाव को और गहरा करती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से शांत रहने और सतर्क रहने की अपील की, लेकिन क्या इसराइल अपने घरों के नुकसान की बात को कभी स्वीकारता है? जानकारों का कहना है कि इसराइल की रणनीति है कि अपने घरों में नुकसान को छिपा कर रखो और दुश्मनों को यह एहसास कराओ कि अगर वे इसराइल पर हमला करेंगे तो उसका सुरक्षा सिस्टम उसे खाक कर देगा, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। दरअसल यह हमला एक जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही दिन पहले इसराइल ने यमन के हूती ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए थे। उन हमलों में रिहायशी इलाकों, सैन्य मुख्यालय और ईंधन स्टेशनों को निशाना बनाया गया। यमन के कई हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यहाँ तक कि यमन में हूती कैबिनेट तक निशाना बनाया गया, जिसमें खुद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के कई मंत्री मारे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब हूतियों की तरफ से इसराइल के अटैक के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया। यह कदम साफ बताता है कि यमन युद्ध अब इसराइल के लिए सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा संकट बन गया। स्थिति का व्यापक संदर्भ अगर देखा जाए तो वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि गाजा युद्ध छिड़ने के बाद से लगातार इसराइल पर अब तक यमन की तरफ से कई हमले किए जा चुके हैं। हूतियों का कहना है कि वो गाजा के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जान जाने तक वे इस बात की चिंता नहीं करते कि परिणाम क्या होगा। कतर, सीरिया, इराक, लेबनान और ईरान समर्थित गुटों के बाद अब यमन भी इस लिस्ट में जुड़ा है और हर हमले के साथ पूरे क्षेत्र में तनाव और गहराता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसराइल और हूतियों के बीच की लड़ाई आखिरकार कहां जाकर थमती है। इस रिपोर्ट में इतना है। कतर की राजधानी दोहा, जहां इसराइल के हमले के खिलाफ 60 मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ। पूरी दुनिया की नजर इस शिखर सम्मेलन पर थी, लेकिन नतीजा उतना बड़ा नहीं निकला जितनी उम्मीद जताई गई। इसराइल की निंदा करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव तो पारित किया गया, गजा पर हमलों को नरसंहार जैसा बताया गया, मगर किसी ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इस मीटिंग ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी, इस्लामिक नेटो की बहस। मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इस आइडिया को उठाया। मिस्र ने सुझाव दिया, अगर ऐसा संगठन बनता है तो उसका मुख्यालय काहिरा में हो सकता है।